नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पठानकोट मामले में पाकिस्तान ने किया संयुक्त जांच टीम का गठन। हिरासत में कई संदिग्ध। रक्षा मंत्री ने कहा आतंकी हमला करने वालों को कराएंगे दर्द का एहसास। पश्चिम बंगाल के मालदा से वापस भेजी गई बीजेपी की टीम। राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप, टीएमसी ने किया इनकार। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर सस्पेंस। बीजेपी ने की पीडीपी से जल्द स्थिति साफ करने की मांग। कांग्रेस ने कहा स्थिति पर है नजर। और आइए देखते हैं पहली खबर। बीजेपी ने मालदा के कालियाचक हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। पार्टी ने टीएमसी से 5 सवाल पूछे हैं। आज मालदा पहुंची बीजेपी की 3 सदस्यीय समिति को रेलवे स्टेशन पर ही रोककर उन्हें वापस भेज दिया गया। सोमवार सुबह 6 बजे मालदा रेलवे स्टेशन पहुंची बीजेपी नेताओं की 3 सदस्यीय टीम का सामना भारी पुलिस बंदोबस्त से हुआ। बीजेपी नेता कलियाचक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर उन्हें बैरंग कोलकाता भेज दिया। We also want to know about the circumstances and the facts and the chain of events what was happened here, but unfortunately we are not allowed to go there. बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया और 5 सवाल पूछे। बीजेपी ने सवाल किया कि ममता सरकार अराजकता खत्म करने के लिए कदम क्यों नहीं उठा रही है। क्या कलियाचक पुलिस स्टेशन में हमला सबूत मिटाने के लिए था? अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर लड़ाई बीएसएफ से थी तो बीएसएफ के बैरिकेड्स जलने से कैसे बचे और राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? कोई भी सेकुलर राज्य होगा वो कभी भी ये अलाउ नहीं करेगा कि लोग सांप्रदायिकता का जहर बोएं, लीफलेट्स बांटें, जिसके अंदर कम्युनल प्रोवोकेशन करें, उसके लिए वो रोक करेगा। मगर ऐसा ममता जी ने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करती हैं। टीएमसी ने कहा कि कलियाचक हिंसा आपराधिक वारदात थी, न कि सांप्रदायिक, और 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। This is part of the BJP RSS's Sin 100 strategy. By sin I mean CIN 100. What is CIN? It means communally insensitive narrative. सीपीएम का आरोप है कि बीजेपी और टीएमसी विधानसभा चुनाव के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। मालदा की उस भयानक घटना के बाद टीएमसी और टीएमसी सरकार चाहती है कि इस प्रकार की ध्रुवीकरण हो, तो ये बहुत ही खतरनाक है बंगाल के लिए। 3 जनवरी को कलियाचक में हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी के बयान के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे थे। इस दौरान हिंसा में पुलिस थाने को फूंक दिया गया और कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। रासुका के तहत कमलेश तिवारी जेल में बंद हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी हमारे साथ हैं। अनिल, स्वागत है आपका। अनिल, जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाया है इस पूरे मसले को लेकर, लेकिन वहां की स्थानीय सरकार कह रही है कि वो पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है वो सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके के हालात उसको बिगाड़ने की, सांप्रदायिक रंग देने के लिए पूरी कोशिश होती दिखी है। कविन जी, मैं सबसे पहले तो आपसे जरूर सवाल करना चाहूँगा। आपसे का मतलब सभी जो मीडिया के बंधु हैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि 3 तारीख की घटना है और देखिए, किसी भी छोटे से मसले को बड़ा कर देना और खूब हल्ला गुल्ला करना, कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग, और असहिष्णुता, इंटॉलरेंस की डिबेट करना, ये बहुत समय से दिख रहा है। लेकिन 3 तारीख की घटना है
और जब तक हम लोगों ने शोर नहीं मचाया, जब तक पूरी तरह से सोशल मीडिया में हिंदुस्तान के आम जन ने मालदा के बारे में चर्चा शुरू नहीं की, तब तक मीडिया ने भी चर्चा शुरू नहीं की मालदा पे। आज देखिए 3 तारीख की घटना पे 11 तारीख को हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 12 तारीख को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये इतना बड़ी बात, 2.5 लाख लोग जमा हो जाएं, थाने को जला दें, बसों को जला दें, कारों को जला दें और कोई चर्चा नहीं करता है। तो कविन जी, मेरा ये कहना है कि सबको बैलेंस, संतुलित होकर सोचना चाहिए कि वास्तविकता में क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, किस तरह से ममता बनर्जी रूल कर रही हैं, कितनी राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, कितना बिल्कुल असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर चूर चूर है। सवाल तो ये है कि छोटी आपकी सी सरकार घटना को केंद्र में लेकर, है और किसी और बात को लेकर आपकी पार्टी तकनीकी रास्तों की बजाय जी। वहां पर अगर एक, मैं कहूं कि अपनी कमेटी भेजती है, तो क्या वाकई ये एक रास्ता ऐसा नहीं दिखता कि जो राजनीतिक नफे नुकसान के लिहाज से लिया गया? नहीं कविन जी, ये बताइए कि लोकतंत्र में, लोकशाही में इतनी बड़ी घटना होती है, हमारे 3 सांसद जनप्रतिनिधि अगर जाते हैं, उनको कहाँ जाने दिया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। क्या ये तरीका लोकतांत्रिक तरीका नहीं है? क्या हमारी पार्टी का अधिकार नहीं है कि हमारे लोग जाके वहाँ की वस्तुस्थिति को पता करें? इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार ये भी नहीं चाहती कि हमारे 3 सांसद, वरिष्ठ सांसद जाके वहां पर उस इलाके को देख सके। आखिर कौन सा देश है? क्या मालदा के अंदर मतलब एक आम आदमी भी जा सकता, तो हमारे सांसद क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं परिस्थिति को देख सकते? आखिर ममता सरकार किन चीजों को छुपाना चाहती है, ये हमारा सवाल है। टीएमसी के नेताओं की ओर से बयान आए हैं अनिल, उसमें साफ कहा गया कि उस इलाके में, क्योंकि संवेदनशील है इस वक्त, धारा 144 लागू है और शांति बहाली के पूरे प्रयास हैं जो कि काफ़ी सफल रहे हैं। इस बीच में अगर कोई एक राजनीतिक दल वहां पर अपनी टीम को भेजता है तो उससे माहौल खराब होने की आशंका थी। देखिए कविन जी, माहौल खराब करना टीएमसी के लोग कर रहे हैं, माहौल खराब वहाँ की राज्य सरकार कर रही है, माहौल खराब वहाँ की मुख्यमंत्री कर रही है और उनके नेतागण कर रहे हैं। किस तरीके से चीज़ों को घुमाया जा रहा है, किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, किस तरह से चुनाव में नफा नुकसान को देखते हुए देश को नुकसान पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। आखिर 3 सांसद जाते क्या नुकसान कर लेते? क्या भैया, हम तो वहाँ कोई बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत भी नहीं है, आखिर जाने देते हम लोगों को वहाँ पर। लेकिन ये डरते हैं, इनको पता है कि जनता अब हमारे साथ है, जनता देख रही है, वो पश्चिम बंगाल की जनता, कि किस तरीके से मालदा में किया जा रहा है, किस तरीके से सिर्फ वोटों के खातिर, किस तरीके से वोटों के खातिर वहाँ सब कुछ माहौल बनाया जा रहा है। और ममता बनर्जी एक्सपोज हो चुकी है, तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है इस मामले में। लेकिन जो टीएमसी को अगर मैं छोड़ भी दूं अनिल, तो जो दूसरी और पार्टियां हैं उनका तो सीधा आरोप ये लग रहा है कि आप और टीएमसी मिलकर वहां पर पोलराइजेशन की कोशिश में लगे हैं, इसके लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। उनका ये भी सवाल है कि अगर बीजेपी सरकार इस मसले पर कोई कदम उठाना चाहती है, यानी कि बीजेपी पार्टी, तो वो सरकार के जरिए वहां पर कदम उठा सकती है, लेकिन उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाया अब तक। नहीं देखिए कविन जी, आप भी बहुत पुराने पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से ये लोग हमारे ऊपर इस तरह के आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगाते रहे हैं। ये इनका ये सेट एक जवाब है कि किस तरह से पोलराइजेशन करने के लिए। कौन पोलराइज कर रहा है आज पश्चिम बंगाल में? पोलराइजेशन कर कौन रहा है, ये देखने की बात है। क्या कविन जी दिखता नहीं कि मालदा में कौन पोलराइजेशन कर रहा है? कि क्या आपको लगता है कि कमलेश तिवारी के कारण इशारा हो रहा है? अगर कभी प्रतिक्रिया होती है तो 1 महीने के बाद प्रतिक्रिया होती है। किसी व्यक्ति ने कोई अपशब्द कहे हैं और उसके बाद उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसके 1 महीने के बाद प्रतिक्रिया होती है क्या कहीं? कविन जी, ये खेल है, ये पूरे रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने का खेल है और ये एक सोची समझी साजिश है और उसको एक सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है। किस तरीके से वोट के लिए हर चीज को ध्वस्त किया जा रहा है, ये पश्चिम बंगाल में इस वक्त साफ दिख रहा है। हम कोशिश करेंगे टीएमसी पार्टी के नेताओं से बातचीत करने के लिए, लेकिन इस बीच एक और सवाल ये उठता है कि क्या वाकई अनिल ऐसा है, तो फिर क्या केंद्र सरकार इस मसले पर कोई कदम उठा रही है? क्योंकि ऑफिशियली तौर पर मैं कहूं कि कोई ऐसी बड़े अब तक निर्देश शायद सामने नहीं आए हैं जिनके जरिए कहा जा सके कि आपकी पार्टी केंद्र में है और आप इस मसले को लेकर गंभीरता से कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, राजनीतिक नफा नुकसान को एक तरफ रखकर। देखिए कमिन जी, अगर हम गंभीर नहीं होते तो हमारे
अनिल की आवाज़ तकनीकी कारणों से शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरीके से मालदा में जो कुछ हुआ उसको लेकर जी राज्य सरकार और केंद्र सरकार कविन जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। अनिल अपनी बात पूरी करें। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार कुछ छुपाना चाहती है। राज्य सरकार देखिए, एनआईए बहुत दिनों से काम कर रहा था मालदा पे, ऐसा नहीं है। वहाँ बड़े गंभीर मामले, फेक करेंसी, अफीम का मामला है, बहुत सारे एंटी नेशनल चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। उन चीज़ों पे एनआईए बहुत समय से काम कर रहा था और करीब 15 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। आखिर मालदा के जो कालीचक के थाने को डिस्ट्रॉय किया जाता है और आप देखिए किस तरीके से काम किया गया है कि किसी हथियार को नहीं लूटा गया, किसी रिकॉर्ड को नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को जला दिया गया, सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को किया गया है। तो मैं कह रहा हूं कि वहाँ की जो तृणमूल की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, वो कुछ बहुत गलत चीज़ों में लिप्त है और किस तरीके से जो असामाजिक तत्व है उनका साथ दे रही है और उसको सांप्रदायिक रूप भी दे रही है। लेकिन अनिल, टीएमसी के नेता जो हैं डेरिक ओब्रायर, उन्होंने तो सीधे आपके पार्टी और आरएसएस पर ही आरोप लगा दिया। और मैं एक बार इस सवाल को भी जोड़ना चाहूँगा इसमें कि जब भी किसी राज्य में चुनाव नज़दीक आते हैं, तमाम उस राज्य के दल आपकी पार्टी पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि आप लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के पीछे हैं या फिर आपके सहयोगी संगठन। क्या जवाब है? देखिए कविन जी, मैं भी देख रहा हूँ, पूरे आप भी देख रहे हैं, आप भी पत्रकार हैं, कि इस तरह का दुष्चक्र हमारे खिलाफ चल रहा है, इस तरह का दुष्प्रचार हमारे खिलाफ चलता रहता है। लेकिन देखिए, ये दुष्प्रचार बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। आज आप देखिए कि राहुल गांधी अपना क्रिसमस के हॉलीडे पूरा करके आ गए हैं, नए साल का हॉलीडे पूरा करके आ गए हैं। जाना चाहिए था उनको मालदा। एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक घटना होती है तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफा कोई नहीं मांगता, सब केंद्र सरकार से बोलते हैं। अगर किसी राज्य में कोई घटना होती है, सब लोग केंद्र सरकार से पूछते हैं। अरे भाई, पूछिए ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी, मालदा पे स्पष्टीकरण दीजिए। नीतीश कुमार, पूर्णिया पे स्पष्टीकरण दीजिए। नहीं, बोले कि केंद्र सरकार ने क्या किया। देखिए, ये लोग एक पूरा सोची समझी साजिश के तहत हमारे को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन देश अब पूरा समझता है, जनता पूरा समझती है, जनता शिक्षित जनता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ का सब्जेक्ट है। कानून व्यवस्था ममता बनर्जी को देखना है, कानून व्यवस्था वहाँ का सब ठीक ठाक रहे, वो ममता बनर्जी को देखना है। इसलिए जनता सब समझती है और पश्चिम बंगाल की जनता आने वाले समय में जरूर जवाब देगी, ये कविन जी मैं मानता हूँ। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, इस मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पठानकोट हमले की जांच के लिए आईबी, आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस को मिलाकर एक संयुक्त जांच टीम बनाई है और इसके तुरंत बाद छापेमारी में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। भारत सरकार पूरे घटनाक्रम पर की नजर रखे हुए साथ ही समीक्षा भी कर रहा है और कार्रवाई से संतुष्ट होने पर ही विदेश सचिव स्तर की बातचीत के बारे में आखिरी फैसला लिया जाएगा। उधर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ किया है कि आतंकी हमला करने वालों को भी दर्द का एहसास कराया जाएगा। पठानकोट में आतंकी हमलों के 10 दिनों के बाद पाकिस्तान हरकत में आता दिखा है। भारत की ओर से कार्रवाई के लिए दबाव के चलते पाकिस्तान ने आईबी, आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस की संयुक्त जांच टीम बनाई है और आतंकवादियों से संबंधित कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इनसे भारत की ओर से दी गई फोन कॉल डिटेल के आधार पर भी पूछताछ की जा रही है। इस टीम के सामने पठानकोट हमले के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन, जैसे मोहम्मद सरगना, मसूद अजहर की भूमिका का पता लगाने की चुनौती है। बीजेपी ने कहा है कि भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान पहली बार कार्रवाई को मजबूर हुआ है। जब भी भारत पर हमला होता था किसी भी सरकार के समय में, तो भारत की ये मांग होती थी कि आप ज्वाइंट प्रोब कीजिए, टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन कभी गंभीरता से पाकिस्तान ने इस विषय को नहीं लिया। इस बार उन्होंने वो बनाया है
हम ये उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर पाकिस्तान चलेगा और जो लोग इस मसले को लेकर दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और नसीर खान जांजुआ लगातार एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। सोमवार को ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इसे 15 जनवरी को इस्लामाबाद में प्रस्तावित सचिव स्तर वार्ता से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आतंकी हमलों को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकी हमला करने वालों को भी उसके दर्द का एहसास कराया जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल बोल रहा हूँ कि जब तक हम लोग उनको दर्द नहीं पहुंचाएंगे, जो कोई हो, मैं एक स्पेसिफिक इशू में नहीं बोल रहा हूँ, तब तक ऐसे इंसिडेंट कम नहीं होंगे। अमेरिका की ओर से भी इस दौरान कई बार पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने पाकिस्तान से पठानकोट हमले में शामिल तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। इस बीच गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से दिल्ली में एनआईए ने पूछताछ की। एनआईए उसके कुछ और सहयोगियों की भी जांच कर रही है। 1 जनवरी को तड़के आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया था, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई दिन तक चले ऑपरेशन के बाद सभी 6 आतंकियों को मार गिराया गया था। आकलन इस बात का हो रहा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को जो तथ्य प्रदान किए गए हैं और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो वादे किए हैं, कार्रवाई उसके मुताबिक हो रही है या नहीं। विदेश सचिव स्तर की बातचीत का भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने और नई सरकार गठन पर अभी स्थिति साफ नहीं हो सकी है। बीजेपी महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव ने सरकार गठन पर गेंद अब पीडीपी के पाले में डालते हुए कहा कि सरकार गठन के लिए कोई शर्त नहीं होगी, लेकिन पीडीपी ने यह कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है कि सरकार कैसे भी गठित हो, लेकिन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ही होंगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद पारंपरिक शोक का वक्त भी बीत चुका है, लेकिन अभी तक राज्य में नई सरकार के गठन पर स्थिति साफ नहीं है। राज्य में बीजेपी पीडीपी की सरकार चल रही थी और बीजेपी महबूबा मुफ्ती के नाम पर भी सहमत है, लेकिन बावजूद इसके इस देरी ने कहीं न कहीं बीजेपी को चिंतित किया है। कब तक बन पाएगी इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। हमने एक अच्छा उद्देश्य लेकर 8 महीना पहले जम्मू कश्मीर को एक अच्छा स्थायी सरकार जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो, जम्मू कश्मीर के हित में हो, ऐसी एक सरकार देने का एक संकल्प लेकर हम दोनों पार्टी साथ आए थे मुफ्ती साहब के लीडरशिप में। आज मुफ्ती साहब नहीं रहे हैं। अब इस अरेंजमेंट को ब्रॉडली जारी रखने के पक्ष में हम हैं। हालांकि रविवार को ही महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी विधायक दल की बैठक ली, लेकिन उनके सीएम बनने में हो रही देरी के कारण जम्मू कश्मीर की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की थी, लेकिन पीडीपी ने सरकार गठन पर सस्पेंस बरकरार रखा है। पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो अपने काम में जुटी हुई है, लोगों के साथ एक कमिटमेंट है, एक वादा है पीडीपी का, और वो उस पर काम कर रहे हैं। सरकार बनेगी और बहुत जल्द बनेगी। दिस वे आर दैट वे सरकार बनेगी और महबूबा जी जो हैं हमारी बहन, वो पार्टी की लीडर हैं इस वक्त और वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी, वही चीफ मिनिस्टर हैं भी। हालांकि जानकारों की माने तो महबूबा मुफ्ती सत्ता की बागडोर संभालने से पहले बीजेपी को स्पष्ट संकेत देना चाहती हैं कि सरकार उनकी मर्जी से ही चलेगी। राज्य में 87 सदस्यों वाली विधानसभा में पीडीपी के 28, बीजेपी के 25 विधायक, कांग्रेस के 12, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सम विषम नियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब दिल्ली में यह नियम 15 जनवरी तक लागू रहेगा। शुक्रवार को कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इस नियम के लागू होने से राजधानी में प्रदूषण में कमी आई है। सम विषम नियम पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ये नियम 15 जनवरी तक लागू रहेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार के नोटिफिकेशन में दखल देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई सिर्फ विशेष रूप से सक्षम लोगों की याचिका पर ही होगी। कोर्ट ने बाकी दूसरी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कि नोटिफिकेशन के चैलेंज में हम भी फॉर द टाइमिंग इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं और जहां तक पॉइंट्स जो सारे रिट पिटीशन में लिए गए हैं वो सारे पॉइंट्स गवर्नमेंट को कंसीडर करने चाहिए अगर फ्यूचर में वो इस ऑड इवन स्कीम पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने इस पर अपना पक्ष रखा था। सरकार ने कहा था कि ऑड इवन पर अमल से दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है। हालांकि याचिकाकर्ताओं का दावा था कि सरकार ने गुमराह करने वाले आंकड़े पेश किए हैं। कोर्ट के आदेश का दिल्ली सरकार ने स्वागत किया है।
मैं हाई कोर्ट को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली वालों के हित में, दिल्ली के बच्चों के सांसों के हित में उन्होंने फैसला दिया है और हमें उम्मीद है कि 15 तारीख तक का जो ये पहले चरण का प्रयोग है, इससे हम लोगों को एक सफिशिएंट जो है डाटा और सफिशिएंट इसके मूल्यांकन करने के लिए, भविष्य के लिए हमें तथ्य मिलेंगे और 15 तारीख के बाद मूल्यांकन करके फिर आगे का निर्णय सरकार लेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि अगर सरकार इस आदेश को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसे याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाए गए मुद्दों को भी ध्यान में रखना होगा। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने एक आईएएस अधिकारी पर डीडीसीए मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम शामिल करने के लिए दबाव बनाया। उस आईएएस अधिकारी का वो लेटर भी सामने आया है जिसमें मामले की शिकायत केंद्रीय होम सेक्रेटरी से की गई है। दिल्ली सरकार में विजिलेंस सेक्रेटरी चेतन बी सांघी का ये लेटर बीजेपी के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। बीजेपी अब इसके जरिए दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि लेटर में जिस वीआईपी का नाम डालने का दबाव बनाया गया था वो नाम वित्त मंत्री अरुण जेटली का है। और अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया चेतन सांघी की चिट्ठी के बाद कि मेलाफाइड इंटेंशन से आप जानबूझ करके केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर को इसमें आप फंसाना चाहते थे। अब इसके बाद तो इनकी कोई मॉरलिटी रहनी चाहती, कोई शालीनता रहनी चाहती। तो मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर केजरीवाल साहब को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर दिल्ली सरकार का कहना है कि डीडीसीए मामले की जांच के लिए गोपाल सुब्रमण्यम आयोग का गठन किया गया है और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। दिल्ली सरकार ने ही पहले सांघी की अध्यक्षता में इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में डीडीसीए में अनियमितताओं की बात तो मानी थी, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया था। अब सांघी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट में एक वीआईपी का नाम डालने का दबाव बनाया था। सांघी ने 28 दिसंबर को केंद्रीय होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर अपनी नियुक्ति केंद्र सरकार में करने की गुजारिश की है। इस चिट्ठी में दबाव बनाने वाली बात भी लिखी गई है। देखिए, सारे तथ्य सामने हैं, क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है, उसी की जांच के लिए तो आयोग बना है। जांच होगी तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के बनाए सुब्रमण्यम आयोग को पहले ही असंवैधानिक करार दिया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने केंद्र के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को विदेश मंत्रालय में विलय करने पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं इसके आड़ में सरकार प्रवासी भारतीयों के विकास की बजाय रणनीतिक औजार के तौर पर इसे इस्तेमाल तो नहीं करना चाहती। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतवंशी मूल पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये मुद्दा बड़ी शिद्दत के साथ उठा। विशेषज्ञों ने कहा कि विकास में प्रवासी भारतीय लोगों के योगदान से दुनिया के किसी देश को आपत्ति नहीं होगी। Ministry of External Affairs at all interested in development, or it is just going to utilize diaspora for soft power, for promoting bilateral relation in terms of achieving foreign policy goal. कई कोनों से आए हुए भारतीय मूल के विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने सरकार से भारतवंशी लोगों को व्यापार में शामिल करने और उन्हें तरजीह देने का सुझाव दिया। इसके लिए देशों को चिन्हित करने और उनका एक अलग समूह बनाने की मांग भी हुई। Request to the government of India through this conference that allow centers of excellence. IIT has been announced to come to Mauritius, but nothing has happened for the past 2 years. Announcement has been made. Nothing is happening. विदेशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या करीब 2.5 करोड़ की है। इनमें से कई लोग कई देशों में व्यापारी, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ और कुशल कामकाजी के रूप में काम करते हैं। 2003 में इनका फायदा उठाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा और फिर इनके लिए अलग से केंद्र सरकार ने एक मंत्रालय भी बनाया। मंत्रालय में इनके माध्यम से अभी तक 11% निवेश आया है, जबकि चीन में निवेश में इनका योगदान 64% के करीब है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी कंपनी के एक जहाज के 35 क्रू सदस्यों को आज 5-5 साल की सजा सुनाई गई। तमिलनाडु में तूतीकोरिन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इनमें एस्टोनिया की 14, भारत के 12 और ब्रिटेन के 6 और यूक्रेन के 3 नागरिक हैं। इन पर 3-3 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इन लोगों को 18 अक्टूबर 2013 में गिरफ्तार किया गया था। मार्च 2014 में इन्हें मद्रास हाई कोर्ट से जमानत मिली। हथियारों के साथ ये जहाज़ अवैध तरीके से भारत आया था। जहाज़ की कंपनी एडवान फोर्ट इंटरनेशनल का कहना है कि जहाज़ डकैती विरोधी अभियान में लगा है और भारतीय जल सीमा में
नहीं गया था। आतंकी संगठन तालिबान को फिर से वार्ता की मेज पर लाने की कोशिशें शुरू हुई हैं और सोमवार को इस्लामाबाद में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की अहम बैठक हुई। पाकिस्तान ने कहा कि तालिबान से वार्ता के लिए पूर्व शर्त नहीं रखी जानी चाहिए। इस्लामाबाद में हो रही इस बैठक का मकसद तालिबान से वार्ता के लिए आम सहमति बनाना था। बैठक में पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, चीन और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक के लिए तालिबान को न्योता नहीं भेजा गया था। पाकिस्तान ने तालिबान से सुलह के लिए कुछ सुझाव रखे। It is therefore important that preconditions are not attached to the start of the negotiation process. This, in our view, will be counterproductive. पीटीआई के मुताबिक अगर सभी देश राजी होते हैं तो इसी महीने तालिबान से वार्ता हो सकती है। पाकिस्तान का कहना है कि वार्ता से पहले विश्वास बहाली के उपाय करने होंगे। Threat of the use of military action against irreconcilables cannot precede the offer of talks to all the groups and their response to such offers. जुलाई में तालिबान के साथ पहले दौर की शांति वार्ता हुई थी। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की मौत की खबर के बाद ये बातचीत टूट गई। तालिबान के कुछ धड़े शांति वार्ता में शामिल होने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।